नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। क्या आज की तरह ही वर्ण व्यवस्था थी अथवा उस समय से लेकर आज तक आते आते वर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो गई। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसकी स्थापना आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। यह प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। उस समय हिंदू समाज में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रबल रूप से कार्यरत थी। इस भावना के अनुरूप जन्म से ही व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्णय हो जाता था। उस युग में द्विज और एकज की धारणा, आर्य और अनार्य की धारणा तथा वर्ण की धारणा के सिद्धांतों पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्भर होती थी। एक और पाश्चात्य जगत की संस्कृति में धर्म और राज्य के मध्य सदैव संघर्ष होता रहा। दूसरी ओर प्राचीन भारत में ऐसे शाश्वत मूल्यों का निर्धारण किया गया जिनके आधार पर भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां सबको समान रूप से सुलभ हो सकी। वर्ण व्यवस्था इन शाश्वत मूल्यों में से एक है। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? वर्ण शब्द में व्रीय अथवा वरि धातु है, जिसका अर्थ चुनना या वर्ण करना होता है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि वर्ण से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थ में यदि हम देखें तो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। लेकिन कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। और समाजशास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध जो वर्ग है उससे हम समझ सकते हैं। यह अपनी विशेषताओं के कारण समाज के अन्य समूहों से अलग होकर अपने हितों के विषय में जागरूक रहता है। रंग अथवा आलोक के अर्थ में भी वर्ण शब्द का सर्व प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। प्राकृतिक संरचना के अनुसार लोगों के 2 वर्ग थे, श्वेत तथा श्याम। वैदिक समाज में भी यही स्थिति थी, जिन्हें क्रमशः आर्य और अनार्य या दस्यु अथवा दास कहा जाता था। इन दोनों वर्गों में जन्मजात, रक्तगत, शरीरगत तथा संस्कारगत प्रजातीय भेद था। इन्हीं 2 वर्गों से कालांतर में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है या उसका विकास देखने को मिलता है। अब यदि हम देखें तो वर्ण व्यवस्था के मूल में ऐसे कौन से सिद्धांत प्रचलित थे जिसके कारण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई? तो प्रमुख रूप से यदि हम वैदिक काल से देखें तो 5 सिद्धांत प्रचलित है। सबसे पहला दैवी सिद्धांत है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णों की उत्पत्ति दैवी मानी गई है और इनके विभाजन को आदरपूर्वक पवित्र माना गया है। इस परंपरा के सिद्धांत के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ईश्वर कृत है। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताते हुए कहा गया है कि उसके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पद से शूद्र उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में यह सूक्त में आया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद में इस विराट पुरुष को सृष्टिकर्ता मानकर यह भी कहा गया है कि उसके सहस्त्र सिर, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र पैर थे। वह भूत तथा भविष्य दृष्टा था। महाभारत के शांति पर्व में इसी दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ऋग्वेद की भांति ही आर्यों के जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति हमें दिखाई देती है। केवल इतना सा अंतर है
कि यहाँ विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है। जहाँ पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में विराट पुरुष से वर्णों की उत्पत्ति बताई है, वहाँ यहाँ महाभारत में ब्रह्मा से हमें उसके चतुर्वर्णों की उत्पत्ति बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने चारों वर्णों को सृष्टि, गुण और कर्म के आधार पर उनकी रचना की है और उनके ही कर्ता और विनाशक वे ही है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धत कर्तारम अव्ययम। और मनुस्मृति में भी विवरण मिलता है कि ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और पैरों से उत्पन्न किया। ऐसा ही वर्णन विष्णु, मात्स्य, ब्रह्म और वायु पुराण में भी हमें प्राप्त होता है। दूसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो गुण सिद्धांत है, और इस मान्यता की आधारभूत धारणा क्या है कि मनुष्य अपने गुणों के अनुसार वर्ण प्राप्त करता है, जो बहुत ही सटीक सिद्धांत प्रतीत होता है हमें कि इसी कारण जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का यह सिद्धांत गुण का सिद्धांत कहा गया कि सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त प्रकृति है वो 3 प्रकार के मूल अणुओं या परमाणुओं के मेल का परिणाम है। ये 3 है सत्व, रज और तम। सत्व गुण का लक्षण है शांति, ज्ञान, तप तथा शुद्ध आचरण। रजोगुण का लक्षण है क्रियाशीलता, राजसी प्रवृत्ति तथा धन व यश अर्जित करने का उत्साह। तम का लक्षण है जड़ता, अहंकार, आलस्य इत्यादि। इन तीनों गुणों को क्रमशः श्वेत, रक्त तथा कृष्ण वर्ण कहा गया है। इन तीनों गुणों से युक्त परमाणु समस्त प्रकृति में पाए जाते हैं, किंतु किसी में इनमें एक गुण की प्रधानता होती है तो दूसरे में दूसरे गुण की। रहते तीनों गुण हैं लेकिन एक गुण प्रबल रहता है। तो किस व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता होगी यह उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। इस आधार पर शास्त्रकारों की यह मान्यता है कि प्रवृत्ति के अनुसार 3 वर्णों के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो वे जिनमें सत्वगुण प्रधान होता है तथा रज व तम अपेक्षाकृत न्यून होता है, वे ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मान सम्मान व यश के प्रति आसक्त होते हैं, एवं दूसरे धन और संचय के प्रति लगाव रखते हैं। इन्हीं दोनों को क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य की संज्ञा दी गई है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में रखे गए हैं। इनको शास्त्रकारों ने जो है कृष्ण वर्णीय कहा है। अब तीसरा सिद्धांत आता है वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत। वैदिक युग में जो वर्ण शब्द का प्रयोग है रंग के अर्थ में भी किया गया है, क्योंकि आर्य श्वेत वर्ण के और अनार्य कृष्ण या श्याम वर्ण के थे। अतः इन दोनों में भिन्नता दर्शाने के लिए ही वर्ण शब्द प्रयुक्त किया गया। कालांतर में जब सामाजिक समूहों का निर्धारण किया गया तो आर्य अनार्य भेद दर्शाने की वर्ण परंपरा का अनुसरण करते हुए चारों वर्णों के रंग निश्चित कर दिए गए। यह प्रतिपादित किया गया था कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की, जिनका रंग क्रमशः श्वेत, लोहित अर्थात लाल, पीत यानी पीला और काला था। महाभारत शांति पर्व में ऐसा उल्लेख आया है। वस्तुतः श्वेत रंग सत्वगुण का, लाल रंग रजोगुण का, पीला रंग सत्व और तमोगुण के मिश्रण का और काला रंग तमोगुण का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें यह आभास मिलता है कि इसमें त्वचा के रंग के साथ साथ गुण और कर्म को भी प्रमुखता दी गई थी। इन रंगों को गुणों से संयुक्त कर दिया गया। और चौथा सिद्धांत है हमारा कर्म का सिद्धांत। वर्ण करने या चुनने के अर्थ में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वह कर्म या कार्य से संबंधित था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परंपरा से वर्ण का यही अर्थ प्रचलित है। इसके अनुसार वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की सामाजिक स्थिति का चयन उसके कर्म के आधार पर किया गया। इस सिद्धांत पर गठित वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण का कार्य सामाजिक जीवन के लिए
उतना ही महत्वपूर्ण था जितना व्यक्ति के जीवन के लिए प्रत्येक अंग का कार्य होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्राप्त होने वाला विवरण इसी का समर्थक है। इस दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था कर्म की अभियोजना मात्र प्रतीत होती है। यह सिद्धांत धार्मिक पृष्ठभूमि में सशक्त प्रतीत होता है। उपनिषदों में तो यह व्यवस्था की गई है कि मनुष्य जो वर्तमान जीवन जीता है वह पूर्व जन्म में किए गए कर्म का ही प्रतिफल है। अतः सत्कर्म करने वालों का जन्म उच्च वर्ण में होता है और बुरे कर्म करने वालों का जन्म निम्न वर्ण में। और पांचवा सिद्धांत है जन्म का सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति जन्म से मानी गई है। जन्म से ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप में जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त होता है। इनमें वंशानुगत गुण प्रमुख होते हैं। इस रूप में प्राप्त जन्मजात प्रवृत्तियों की सीमाओं का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसके स्वभाव और आचरण में अंतर्निहित होती है। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति का जन्मजात गुण उसके जीवन को व्यवहारिक बनाता है। तो इस प्रकार यदि हम पांचों सिद्धांतों को देखें तो ये पांचों सिद्धांतों से वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रचलित मान्यताओं का तो पता चल ही जाता है, किंतु वास्तविकता के संबंध में अभी भी शंका बनी रहती है। इस संबंध में एक मत यह भी है कि जिस प्रकार शासन, धर्म, अर्थ व सेवक ये राष्ट्र के 4 प्रमुख अंग होते हैं, उसी प्रकार समाज के लिए भी 4 अंगों का होना अपरिहार्य है। फलस्वरूप राज्य एवं समाज के रूप में समन्वय लाने के लिए कार्यगत प्रवीणता व कुशलता हेतु वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। समाज, राज्य एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था। उस काल में कर्म के अनुसार ही वर्ण की श्रेणी प्राप्त होती थी। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे किंतु कर्म से क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे परंतु कर्म से ब्राह्मण थे, ऋषि थे। वशिष्ठ नामक जो प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं वे वेश्या के पुत्र थे। वेदव्यास मुनि मछुआरिन के पुत्र थे, जिसे हम शूद्र जाति में परिगणित करते थे, किंतु थे वो ऋषि अर्थात ब्राह्मण वर्ण में। विधि निर्माता पाराशर शूद्रों में निम्नतर चांडाल के पुत्र थे, लेकिन पाराशर ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन सब उदाहरणों को यदि हम गौर करें तो इस वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। अपने प्रारंभिक काल में यह व्यवस्था कर्म प्रधान थी तथा कर्म में श्रेष्ठता प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य था। ये प्रश्न बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक काल में कैसी थी, कर्म प्रधान थी या जन्म प्रधान थी। तो हमें यह देखना है कि प्रारंभिक काल जो है वैदिक काल, उस समय यह व्यवस्था कर्म प्रधान थी, किंतु धीरे धीरे कालांतर में यह कठोर होती गई और इन 4 वर्णों का कर्म संकुचित सीमाओं द्वारा बद्ध कर दिया गया। अब बालक की वही जाति होने लगी है जो उसके पिता की है, अतः अब कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तन करना संभव न रहा। फलतः समय के साथ साथ विकास होते रहने पर वर्ण व्यवस्था में कर्म के स्थान पर जन्म प्रधान हो गया। तो वर्तमान समय की यदि जन्म वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछे तो हमें यह बताना है कि अब जन्म के आधार पर है, किंतु प्राचीन काल में, वैदिक काल में यह कर्म प्रधान थी।